नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं योगेश और आप सभी देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल। तो प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, अर्थात प्राचीन इतिहास के बारे में। और प्राचीन इतिहास की इस सीरीज में प्यारे साथियों, इससे पिछली वीडियो में मौर्योत्तर काल के अंतर्गत हमने बात करी थी सातवाहन वंश के बारे में। शुंग वंश से होते हुए हम सातवाहन वंश की तरफ को बढ़ आए थे। और आज प्यारे साथियों, उस सातवाहन वंश के बारे में महत्वपूर्ण सी जानकारी मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कराना चाहूँगा। और इस तैयारी को बुलंद करते हैं, चलिए बेहतरीन सी शुरुआत करके। तो प्यारे साथियों, मैं आपको ये बता चुका था कि जो सातवाहन वंश था, सातवाहन वंश, ये आखिर था कहाँ का। तो ये था भाई प्रतिष्ठान में। अब ये जो प्रतिष्ठान है, ये आखिर पड़ता कहाँ है, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश, एपी अर्थात आंध्र प्रदेश। प्यारे साथियों, कभी भी सातवाहन वंश के संस्थापक का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो आपका जवाब रहना चाहिए संस्थापक। तो सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो थे सिमुक। बात ये भी आपको याद रखनी है। असल में शुरू में यह वंश कहां पर था? यह वंश महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र में था, किंतु शक राजाओं ने इन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर मजबूर कर दिया, या यूं कह लीजिए महाराष्ट्र से खदेड़ दिया। महाराष्ट्र से खदेड़ दिया। और अब ऐसे में ये जो सातवाहन शासक थे, इन्होंने महाराष्ट्र को छोड़ दिया। महाराष्ट्र को छोड़ा और कहां चल बसे? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ये जाकर के बस गए। तो इसलिए इनको कई बार जो है ना आंध्र सातवाहन के नाम से भी जाना जाता है, सातवाहन। तो ये बात आपके समझ में आई होगी, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। और इसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ी सी और वीडियो को बढ़ाते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे साथियों, आप याद रखेंगे इसके बाद कि सातवाहनों की जो राजधानी थी, सातवाहन की राजधानी, कभी भी राजधानी पूछ ले जाए तो आप कहेंगे इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। ये इनकी राजधानी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी पूछ ले जाए कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, तो आप कहोगे गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो ये बात आपको याद रखनी है। आपको याद रखना है इसी के समय पर नासिक कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। नासिक के जो शक शासक थे, नासिक में कौन था शक शासक? आप याद रखेंगे नहपान ने आक्रमण किया, किंतु सातकर्णी ने उसे हरा दिया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि भैया इस बारे में जानकारी कहां से मिलती है, कैसे हम बता सकते हैं इस बात की जानकारी कि सच में ऐसा हुआ था। तो ये बात भी आप याद रखेंगे, इस बात का जो प्रमाण है वो कहां से मिला है। तो आप याद रखेंगे इसकी जानकारी
इसकी जो जानकारी है वो मिली कहाँ से है, तो आप याद रखेंगे इसकी जानकारी महाराष्ट्र के जोगल थम्बी, याद रखना है, नाम याद रखना है अच्छी तरह से। जोगल थम्बी के सिक्कों या जोगल थम्बी में जो सिक्के मिले हैं, मिले सिक्कों से इसकी जानकारी मिलती है। आप अच्छी तरह से इस बात को याद रखेंगे। अब आपको और क्या याद रखना है इसके अलावा कि भाई ये जो सिक्के हैं ना, ये जो सिक्के हैं, इस सिक्के के एक और तो क्या बना हुआ है, जीपीएस। एक तरफ तो जीपीएस और दूसरी ओर नहपान, शक शासक था नहपान, ये बना हुआ है। तो ये बात भी मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। जब भी जीपीएस की बात करूं तो आप याद रखना जीपीएस का मतलब क्या है, यहां पर गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपके अवश्य समझ में आई होंगी। पूछा जाता है महाराष्ट्र के जोगल थम्बी में जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, उन सिक्कों पर आखिर किसकी इमेज बनी हुई है, तो आप कहेंगे एक तरफ तो बनी है सातकर्णी की और दूसरी तरफ बनी है नहपान की। और ये प्रमाण है कि इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और वहीं पर लिखा भी हुआ है कि नेपाल को पराजित कर दिया था किसने, जीपीएस ने। तो चलिए ये बात आपको पता चली। अच्छा, जीपीएस के बाद आप याद रखेंगे इसका जो अगला शासक बना, इस वंश का अगला शासक कौन था, तो आप याद रखेंगे ये था वशिष्ठी पुत्र, यहां लिख लेता हूं, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमाबी था। ये याद रखना है आपको। कौन था अगला जो शासक था उसका नाम था पुल्लुमाबी और ये वशिष्ठी पुत्र था, आप याद रखेंगे वशिष्ठी पुत्र। अच्छा, इसके समय पर उज्जैन के जो शक थे, उज्जैन के शकों ने दोबारा आक्रमण किया, पूछा जाता है कि जो पुल्लुमाबी के समय पर शकों के द्वारा आक्रमण हुआ था, वो आक्रमण का आखिर जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, तो आप याद रखेंगे ये किया था रुद्रदामन ने किया था। ये बात आपको याद रखनी है। और इसने क्या किया था, रुद्रदामन ने किसको हरा दिया था, आप कहेंगे बीपीपी को, बीपीपी। अभी बीपीपी क्या है, तो वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमापी, या फिर इसको पुल्लुमाबी या पुल्लुमापी, जो भी आप समझना चाहें वो आप समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है पराजित तो कर दिया किसको, पुल्लुमाबी को, लेकिन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित हो गया जिसे बोलते हैं वैवाहिक संबंध। दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। तो ये बात भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। इन सारी बातों को आप नोट करते चलें और बेहतरीन तरीके से पढ़ते चलें। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, आप कहेंगे यज्ञ। और ये भी क्या था, यज्ञ भी जो था ना, ये भी कौन था, सातकर्णी ही था। इसको भी सातकर्णी कहा जाता था, सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी अलग था, ये अलग था। कभी पूछ लिया जाए जो ब्राह्मण लोग होते हैं ना, ब्राह्मण, भाई भारत के अंदर ब्राह्मणों को क्या कर देते थे लोग, जमीन दान कर देते थे। तो वो शुरुआत कहां से हुई, तो ब्राह्मणों को सबसे पहले भूदान का मतलब होता है जमीन दान। भूदान सातवाहनों के द्वारा ही दी गई, सातवाहनों के द्वारा शुरू किया गया। तो बात यह भी अच्छी तरह से याद रखने की है कि भारत के अंदर ब्राह्मणों को जो
भूमि दान में दी जाती थी, आखिर वो प्रथा कहां से चली थी? तो प्रथा आप याद रखेंगे, ये प्रथा चलाई गई है किसके द्वारा? सातवाहनों के द्वारा। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि एक तो वैदिक सभ्यता, आप जानते हो वैदिक, यहां लिखते हैं दोबारा से। एक तो आप जानते हो कि जो भारत की वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता, एक थी सिंधु सभ्यता, तो ये दोनों में से जो वैदिक थी वो तो पितृसत्तात्मक थी, पितृसत्तात्मक, जबकि सिंधु सभ्यता कैसी थी? मातृसत्तात्मक। लेकिन अगर कभी पूछ लिया जाए कि इन दोनों के अलावा कोई और भी थी ऐसी जो मातृसत्तात्मक रही है, तो आप याद रखेंगे मातृसत्तात्मक थी सातवाहन वंश। यानी सातवाहन वंश जो था ये कैसा था? मातृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, यानी माता के नाम से इनका वंश चला करता था। ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। और ये बात याद रखेंगे कि चांदी के जो सिक्के थे ना इसके समय पर, यानी जब सातवाहन थे, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट करने लायक है, आप इसको अवश्य नोट करें कि इसके समय पर, यानी सातवाहनों के समय पर, सातवाहनों के समय पर जो सिक्का होता था ना, सिक्का, सिक्का यानी किसका सिक्का? चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का, इसको कहा जाता था कारसापर्ण, इसको कारसापर्ण के नाम से जाना जाता था, कारसापर्ण के नाम से। तो ये बात याद रखने लायक है। और क्या याद रखेंगे आप लोग इसके अलावा? इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो सातवाहन साम्राज्य था, साम्राज्य की जो भूमि थी ना, साम्राज्य की भूमि कहां पर थी? आप कहोगे गोदावरी घाटी में, गोदावरी घाटी में थी। तो ये बात भी याद रखने लायक है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि सातवाहन काल के समय की जो भूमि थी ना वो सबसे उपजाऊ भूमि हुआ करती थी। यानी भूमि कैसी हुआ करती थी? उपजाऊ, यानी बड़ी जल्दी यहाँ पर जो है फसल और बेहतरीन तरीके से लहलहाती हुई फसल यहाँ पर जो है वो उगती थी। अच्छा, इसके अलावा बच्चों ये तो हो गई बात सातवाहन वंश की। एक वंश मैंने आपको कहा था कि बीच में हमारा छूट गया था, वंश का नाम था कन्नव वंश। तो ज़्यादा बातें नहीं है कन्नव वंश से, लेकिन इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में बन जाता है कन्नव वंश से भी। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो पूछ सकता है, तो उसके बारे में भी हम चलिए एक छोटी सी चर्चा में जरूर जान लेते हैं। तो आप याद रखेंगे कभी भी पूछ लिया जाए जो कन्नव वंश है, कन्नव वंश, इसका संस्थापक पूछ लिया जाता है। एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, संस्थापक, कन्नव वंश का संस्थापक। तो कन्नव वंश का संस्थापक याद रखना है वासुदेव, वासुदेव। कन्नव वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। और इसने जो अपनी राजधानी थी, इसकी राजधानी पूछ ली जाती है, राजधानी कहाँ थी? राजधानी, तो राजधानी का नाम याद रखेंगे, राजधानी कहाँ थी? विदिशा में। विदिशा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, विदिशा। तो विदिशा में इसकी क्या थी? राजधानी थी। दो बात तो आपको ये याद रखनी है। इसके अलावा और क्या याद रखेंगे? एक बात ये याद रखनी है कि जो कन्नव वंश था, कन्नव वंश में कुल 4 शासक हुए हैं। कितने शासक हुए हैं? 4। और इस वंश का अंतिम शासक पूछ लिया जाता है, अंतिम शासक, अंतिम शासक। अंतिम शासक कौन था? आप कहेंगे सुशर्मा। कौन था भाई? सुशर्मा। तो सुशर्मा का नाम याद रखना है, ये कौन था? अंतिम शासक था। और इसी की तो हत्या करी थी किसने? मंत्री सिमुक ने। किसकी हत्या कर दी थी? आप कहेंगे सुशर्मा की हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद तभी तो सातवाहन वंश की स्थापना करी थी, सातवाहन वंश की स्थापना। तो ये बातें जो कड़ियां मैं आपको यहां पर
जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ जिन कड़ियों को, तो आप उन कड़ियों से समझ पाए पूरे इतिहास को, यही मेरा प्रयास है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक जरूर कर सकते हैं वीडियो को, और चैनल को जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया भाई, उनसे अनुरोध है कि वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और एक काम अवश्य कर दिया करो, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि सभी तक ये वीडियो जो है वो पहुँच सके। तो ये बात हुई आज हमने जो बात करी, एक तो हमने कन्न वंश पढ़ने का प्रयास किया, इसके अलावा हमने बात करी सातवाहन वंश की। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो मौर्योत्तर काल रहा है ना, मौर्योत्तर काल कौन सा काल है? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, इस काल के बाद यानी मौर्योत्तर काल के बाद जो हमारा मगध था, मगध जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात करी है, मगध, ये जब मगध था वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। चलिए बात याद रखने लायक है। कोई ऐसा दूसरा शासक हुआ ही नहीं भारत के अंदर फिर बाद में जो यहां पर क्या कर सके, राज कर सके, या फिर योग्य शासक नहीं था। योग्य शासक ना होने के कारण, ना होने के कारण ये सारा कुछ हुआ। तो ऐसे में जो विदेश के आक्रमणकारी थे, यानी विदेशी आक्रमणकारियों को भारत एक अवसर की तरह नजर आने लगा। भारत एक अवसर, यानी वो समझते थे कि भारत जो है इस टाइम पर बिना राजा के, या अच्छे राजा वहां पर नहीं है, इस कारण से विदेशी जो आक्रमणकारी थे वो भारत पर नजर रखने लगे और भारत में आक्रमण करने के लिए सोचने लगे। तो इसी कतार में बढ़ते हुए आगे आप याद रखेंगे भारत में हुए हैं भारत में चार विदेशी आक्रमण, चार विदेशी आक्रमण हुए। विदेशी आक्रमण पूछ लिया जाए कभी भी विदेशी आक्रमण कब हुए, तो आप कहेंगे चारों विदेशी आक्रमण हुए हैं मौर्योत्तर काल के बाद, मौर्योत्तर काल के बाद। चलिए ये बात याद रखेंगे। अब वो कौन कौन से चार विदेशी भारत के अंदर जो है वो आक्रमण हुए, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो आप याद रखेंगे ISPK। ISPK क्या है? ये ISPK आप याद रखेंगे, इनको बोला जाता है इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक। दूसरा याद रखेंगे शक। तीसरा याद रखेंगे पहलव, और चौथा याद रखेंगे कुषाण। ये बाद में चार विदेशी आक्रमण हुए भारत में, यानी मौर्योत्तर काल के तुरंत बाद जो भारत के अंदर क्या हुए, आक्रमण हुए। अब इनमें से एक एक वंश को या एक एक आक्रमणकारी के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले तो बात करेंगे इंडो ग्रीक के बारे में। इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक। अभी जो इंडो ग्रीक है इसे हिंदी में कहा जाता है हिंदी यूनानी। हिंदी यूनानी। चलिए हिंदी यूनानी को, इनको एक नाम से और जाना जाता है, वो कहा जाता है इनको बैक्टेरिया। बैक्टेरिया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, या फिर इन्हें कहा जाता है बैक्टेरियन शासक। बैक्टेरियन शासक। तो पूछ लिया जाए कभी बैक्टेरियन शासक जो थे वो कहां से आए थे, किस जगह से आए थे, तो आप बताओगे ये थे हिंदू यूनानी, और ये यूनान से आए थे। या फिर आप कहोगे कि ये कहां से आए थे, हिंदूकुश, हिंदूकुश पर्वत, हिंदूकुश पर्वत से ये लोग जो थे वो इस एरिया से आए थे। अच्छा जी, अब ये जो हिंदू यूनानी है, या फिर यूं कह लीजिए आप जो इंडो ग्रीक हैं, ये लोग भारत में दो चरणों में आए। कितने चरणों में आए? दो स्टेप में। एक तो फर्स्ट स्टेप, एक एक स्टेप को हमें पढ़ना है। तो इस टाइम पर कौन आया था सबसे पहले, याद रखेंगे इसमें आया था ड्रेमेटियस। ड्रेमेटियस इसने क्या करा था पंजाब में, कहां पर, पंजाब के साकल में एक स्थापना कर दी थी। साकल एक जगह है,
पंजाब के साकल में किस नाम से? ड्रेमेट्रियस वंश की स्थापना। तो आपसे पूछ लिया जाए ड्रेमेटियस वंश की स्थापना किसने की थी, आप बताओगे ड्रेमेटियस ने की थी। कहां पर की थी? पंजाब में की थी। पंजाब की किस जगह पर की थी? आप कहोगे साकल में की थी। इतनी बात आपकी याद रहनी चाहिए। इसके अलावा क्या याद रखना है? ड्रेमेटियस जो था ना, ये डेमेट्रियस, ये जो ड्रेमेटियस था, इसने सुंग राजा मैंने आपको बताया था ना, सुंग वंश, तो सुंग राजा थे उस टाइम पर पुष्य मित्र सुंग, जो संस्थापक भी थे इसके, पुष्य मित्र, उल्टा लिख दिया, पुष्य मित्र सुंग, पुष्य मित्र सुंग, इस पर आक्रमण किया था। आक्रमण यानी इसके समय पर इसने क्या किया था? आक्रमण किया था, आक्रमण किया। तो याद रखना है। लेकिन क्या हो गया था कि इसको हरा दिया था पुष्यमित्र सुंग ने, इसको हरा हरा, यानी ये पराजित होकर के यहां से चल गया था। लेकिन ऐसा हुआ, इसके बाद कौन बना शासक? ड्रेमेटियस के बाद बना मिनांडर। कौन बना? मिनांडर जो था वो अगला शासक था। मिनांडर मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मिनांडर। अब ये जो मिनांडर है ना, इसने भी क्या करा? इस पुष्यमित्र सुंग पर क्या करा? आक्रमण करा। फिर से पुष्य मित्र सुंग पर आक्रमण किया। किसने किया? मिनांडर। पहले किसने किया? ड्रेमेटियस ने। ये हार गया। किससे हार गया? पुष्यमित्र सुंग से। लेकिन इसके बाद दूसरा शासक बना मिनांडर, और मिनांडर भी क्या हुआ? इसने भी आक्रमण किया। किससे आक्रमण किया? पुष्यमित्र सुंग पर। और ये भी क्या हो गया? आक्रमण किया, और ये भी हार गया, ये भी हार गया। यानी दोनों ही शासकों ने किस पर आक्रमण किया? तो आप कहेंगे ये पुष्यमित्र सुंग पर आक्रमण किया, और दोनों के दोनों ही यहां से हार गए। तो इतनी बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। अब हुआ ये जो मिनांडर है, इसके बारे में कहीं पूछ रहा जाए कि ये कौन है, तो आप याद रखेंगे कि मिनांडर जो है ना, वो पहला बौद्ध धर्म अपनाने वाला विदेशी था। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी कौन था? मिनांडर था। ये बात याद रखने की है भाई। तो ये तो आपको याद रखना ही चाहिए कि भैया पहला विदेशी कौन था जिसने बौद्ध धर्म अपनाया है। तो याद रखना है कि इसी मिनांडर को जो मिनांडर है, मिनांडर कौन था भाई? यूनानी, हिंदू यूनानी मतलब इंडो ग्रीक, यानी ग्रीक से आए हुए लोग थे। उनमें जो मिनांडर था, मिनांडर को ही नागसेन की एक पुस्तक है जिसका नाम है, नागसेन की पुस्तक कौन सी है? मिलिंद पन्हो में लिखा गया है। किसको लिखा गया है? मिनांडर के नाम को। तो मिनांडर के बारे में जिक्र जो है वो कहां से मिलेगा आपको? मिलिंद पन्हो से मिलेगा। और ये किसकी पुस्तक है? आप कहेंगे नागसेन की ये पुस्तक है। अच्छा, ये तो हो गया भैया फर्स्ट चरण इनका। किनका? जो इंडो ग्रीक लोग थे वो भारत में पहले किस प्रकार से आए, किस प्रकार से भारत से उनको मार खानी पड़ी, और वो भारत से जो है वो हार करके गए पुष्यमित्र सुंग से यहां पर। और उसके बाद जो दूसरा चरण है, यानी सेकंड स्टेप, तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ? अब इस टाइम पर जो आपका तक्षशिला है, तक्षशिला आप जानते हो किस तरफ है? ये जो भारत का इलाका है, ये भारत का इलाका हो गया भाई, है ना। ये जो इलाका है भारत का पूरा, इसमें ये जो जगह थी इस तरफ, यानी अफगानिस्तान की साइड वाला इलाका, ये अफगानिस्तान। यहां पर क्या है? तक्षशिला। अब इस तक्षशिला में कौन आता है? याद रखेंगे, तक्षशिला में आता है यूक्रेटाइडिस। कौन था? आप याद रखेंगे, हिंदू यूनानी, यानी इंडो ग्रीक। ये यूक्रेटाइडिस जो है वो इस तक्षशिला के अंदर यहां एक वंश की स्थापना कर देता है। और वंश का नाम क्या रखता है? वंश का नाम आप याद रखेंगे यूक्रे, अपने नाम पर यूक्रेटाइडिस
वंश, यूक्रेटाइडिस वंश। और करता क्या है, इस वंश का एक शासक है, एक वंश, इस वंश का एक शासक है जिसका नाम है आंतिआल। आंतिआल, इस वंश के शासक आंतिआल ने अपना राजदूत बना था। किसको? अपना राजदूत, अपना राजदूत, राजदूत, अपना राजदूत किसको बनाया? अपना राजदूत बनाया किसको? हेलियोडोटस को। हेलियोडोटस को अपना राजदूत बना करके भेज देता है किसके दरबार में? ये भेज देता है इसके सुंग राजा के दरबार में। सुंग राजा, सुंग राजा। तब तक यहां पर जो पुष्यमित्र सुंग था वो नहीं बचा था, तो ये भेजता है किसके दरबार में? सुंग राजा कौन था? भागवर्त के दरबार में। भागवर्त, भागवर्त के दरबार में भेजता है मित्रता का प्रस्ताव लेकर। मित्रता का प्रस्ताव लेकर। ठीक है, आप याद रखेंगे। इसके अलावा भाई यही जो हेलियोडोरस है, या जिसको हेलियोडोटस के नाम से जाना जाता है, ये क्या करता है, ये पूछा जाता है भारत की जो विष्णु धर्म है या फिर भागवत धर्म, सॉरी, विष्णु भगवान से संबंध, विष्णु भगवान से संबंधित भागवत धर्म था, उससे यह क्या हो जाता है? उससे यह प्रभावित हो जाता है, प्रभावित। और क्या कर लेता है भाई? और यह इस हिंदू धर्म को, यानी भागवत धर्म को अपना लेता है। तो कौन अपनाता है? आप याद रखेंगे, हेलियोडोरस। हेलियोडोरस या फिर हेलियोडोट्स के नाम से या हेलियोडोरस के नाम से इसे जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है, आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। ठीक है, और इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसी से प्रभावित होकर के जो है इसका एक क्या बनवाया गया है, एक अभिलेख है, गरुड़ ध्वज अभिलेख। इस बारे में इसका जिक्र मिलता है, याद रखना। हेलियोडोरस, इसने क्या बनवाया है? गरुड़ ध्वज अभिलेख। और इस बारे में जिक्र मिलेगा आपको भागवत धर्म के बारे में। यानी पूछा जाता है कि इसने जो है वो भागवत धर्म बनवाया था, जो भागवत धर्म से संबंधित जो बनवाया था गरुड़ ध्वज अभिलेख, वो आखिर किसने बनवाया था? आप याद रखेंगे, हेलियोडोरस ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी राजदूत, जितने भी अब तक राजदूत भारत में आए हैं, राजदूत के द्वारा बनवाया गया एकमात्र अभिलेख है जिसका नाम है गरुड़ ध्वज अभिलेख। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम किसने बनवाया था? हेलियोडोरस ने बनवाया था। किस लिए बनवाया था? इसमें इसने जो है वो भागवत धर्म की जो खासियत है, जो खूबियां हैं, जिनसे ये प्रभावित हुआ था, उसके बारे में बताया है। और ये भी बताया है कि किस प्रकार से ये भागवत धर्म से प्रेरित होकर के, भागवत धर्म से प्रभावित होकर के इसने भागवत धर्म को अपना लिया था। तो इतनी बातें हमने अच्छी तरह से समझने का यहाँ पर प्रयास किया। और अब हम बात करेंगे कि इन हिंदू यूनानी की विशेषता क्या हुआ करती थी। तो ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है बात। हिंदू यूनानी की विशेषता, हिंदू यूनानी की विशेषता। ये हिंदू यूनानी जो थे, ये यवन से आकर भारत में बस गए। यवन से आकर भारत में बस गए, इसलिए इन्हें कहा जाता था हिंदू यूनानी। ठीक है, यवन से आकर के कहां बसे थे? भारत के अंदर। इनको क्या चीजें पसंद थी? आप याद रखेंगे, इन्हें काली मिर्च, भारत की जो काली मिर्च हुआ करती थी, काली मिर्च, वो बड़ी पसंद थी इनको। काली मिर्च पसंद थी, इसलिए काली मिर्च का एक नाम और भी है,
काली मिर्च को कहा जाता है यमन प्रिय। यमन प्रिय, कभी भी पूछ लिया जाए यमन प्रिय किसे कहा जाता है, आप कहोगे काली मिर्च को। जो भारत में पहली बार चित्रित, भारत में पहली बार चित्रित सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? सोने के सिक्के तो आप याद रखेंगे यूनानियों ने चलाए थे सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो चित्रित सिक्के हुआ करते थे भारत में सबसे पहले किसने चलवाए थे? आप कहोगे यूनानियों ने चलवाए थे। चलिए, इसके अलावा और क्या बातें याद रखनी है? यूनानियों संबंधित एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यूनानियों के द्वारा ही ने भारत में खगोल, ज्योतिष और गणित तथा समय कि भैया टाइम क्या हुआ है, कितने टाइम में कितना जो है वो कितने महीने में कितने हफ्ते होते हैं, ये सब कुछ समय की गणना प्रारंभ करवाई या प्रारंभ की, यानी शुरू की। ये बात आपको याद रखनी है। यूनानी ही वो व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने सबसे पहले भारत के अंदर जो थी वो गणित, समय की गणना और खगोल, ज्योतिष शास्त्र, ये सब भारत को या भारत के लोगों को सिखाया, या यूं कह सकते हो भारत में प्रारंभ करा था। अच्छा, अब हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद दूसरा वंश। मैंने 4 वंशों की बात करी थी, उनमें से हमने आई को पढ़ लिया है। अब आई के बाद हम पढ़ेंगे एस को। एस अर्थात शक वंश की बात करेंगे। ये कब की बातें हैं? 90 BC की बात कर रहे हैं इस बार हम। पूछा जाए सबसे पहले कि जो शक वंश के जो लोग थे या शक थे, ये कहां से आए थे, तो आप याद रखेंगे शक जो थे, शक मध्य एशिया यानी मिडिल एशिया के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? आप कहेंगे ये थे मध्य एशिया के रहने वाले लोग। अच्छा, और क्या बात याद रखने लायक है इनकी? और बात आपको याद ये रखनी है इसके अलावा कि ये जो शक थे, इन्हें सूची वंश यानी काबिला या फिर कबीला वालों ने मध्य एशिया से भगा दिया था भाई। तो ये बात भी याद रखनी है। और शक राजाओं का एक नाम और याद रखेंगे आप, इन्हें कहा जाता था भाई क्षत्रप। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम लिखा मैंने ये वाला यहां पर। किन्हें कहा जाता था क्षत्रप? आप कहोगे शकों को। शक राजाओं को क्या कहा जाता था? क्षत्रप कहा जाता था। भारत में ये कितनी जगह पर आकर के बसे थे? तो भारत में जो शक थे, शक वो 5 स्थानों पर बसे थे। कहां कहां बसे थे? एक तो आप याद रखेंगे नंबर 1 तो कंधार, क्योंकि उस टाइम तो भारत जो है वो अखंड भारत के नाम से जाना जाता था। यानी भारत के इस प्रकार से जो आज कई सारे खंड हैं, जैसे अफगानिस्तान अलग हो चुका है, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब भारत के अंदर से ही तो अलग हुए, म्यांमार वगैरह वगैरह। तो उस टाइम पर ऐसा नहीं हुआ था। तो कंधार जो था ना वो भारत के अंदर आता था। यानी अफगानिस्तान का जो इलाका है, अफगानिस्तान, यहां पर आकर के बसे थे कौन? शक। दूसरा आप याद रखेंगे नंबर 2 तक्षशिला। क्या याद रखेंगे भाई? तक्षशिला। तक्षशिला कहां पर है? तक्षशिला जो है आज का पूरा इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो इलाका है, तक्षशिला, आप इसको पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान बोल सकते हो। यहां पर नंबर 3 आप याद देखो, 2 प्लेस तो मैंने बता दिए, 2 जगह बसे थे। तीसरा प्लेस आप याद रखेंगे मथुरा। तीसरा प्लेस कौन सा था? मथुरा। ये कहां पड़ता है? यूपी में। चौथे की बात करूं तो चौथे आप याद रखेंगे उज्जैन।
उज्जैन, यानी ये कहाँ है, एमपी में, एमपी में भाई। और पांचवा जो आप याद रखने लायक है नाम, उसका नाम याद रखेंगे नासिक। तो नासिक जो है ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये 5 स्थान मैंने आपको बताए, कौन कौन से, कंधार आप याद रखेंगे, तक्षशिला आप याद रखेंगे, मथुरा, उज्जैन और नासिक। इन 5 जगहों पर बसे हुए थे भारत में शक लोग। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो चलिए अब बात करेंगे इसके बाद मथुरा के राजुक, राजुक शक को मालवा के शासक, मालवा के शासक ने 57 बीसी में हराया और विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली, उपाधि धारण की। क्या बात याद रखेंगे, मथुरा के राजुक शक को मालवा के शासक ने 57वीं बीसी में हराया था और विक्रमादित्य क्या कर ली, उपाधि धारण कर ली। याद रखेंगे अच्छी तरह से। और इस उपलक्ष्य में उसने 57 बीसी विक्रम संवंत नामक क्या चलाया, कैलेंडर चलाया। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है भाई, अच्छी तरह से याद रखना, कैलेंडर चलाया। तो आज जैसे हम बोलते हैं ना भाई, जो आज का जो कैलेंडर है उसे बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है वो, लेकिन हम बात कर रहे हैं विक्रम संवंत या फिर शक संवंत की। तो आप याद रखेंगे 57 बीसी पूर्व, 57 बीसी पूर्व चलाया गया था। कौन सा आप कहेंगे, शक शासक ने चलाया था विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के बाद। तो इंपॉर्टेंट है ये बात, आपको याद रखनी है। अब इसके अलावा आप क्या पॉइंट याद रखेंगे यहां से, इंपॉर्टेंट पॉइंट में सारे के सारे यहां पर जो है वो बात कर रहा हूं उनकी। तो भारतीय संविधान का ये क्या था, मूल कैलेंडर था। भारतीय संविधान का यह है क्या था, मूल कैलेंडर, ठीक है। लेकिन 1957 में शक संवंत को अपना लिया गया। विक्रम संवंत के बाद किसको अपना लिया गया, शक संवंत को अपना लिया गया। चलिए ये बात भी आपके अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। अब इसके बाद आगे की बातें करते हैं। देखो भाई, नासिक का शक संवंत या शक शासक कौन था, नहपान, जिसके बारे में मैंने भी बताया था, जो जिसको हराया किसने था, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, है ना। तो नासिक का जो शक शासक था नहपान, इसने आक्रमण किया था किस पर, मैंने आपको बताया था, नाम क्या बताया था, जीपीएस, गौतमी पुत्र सातकर्णी पर आक्रमण किया। लेकिन ये क्या हो गया था, हार गया था। हारा कौन था, नहपान हार गया था, पराजित। ठीक है, पूछा जाता है कई बार कि ये इसकी जानकारी मिलती कहां से है, तो मैंने आपको बताया था नासिक में क्या है, नासिक में जोगल थंबी अभिलेख है, सॉरी सिक्के हैं, सिक्के, इन सिक्कों से इसकी जानकारी मिलती है। तो बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। कभी पूछ लिया जाए कि आखिर शकों का, जो शक हैं, शकों का सबसे प्रतापी या फिर सबसे प्रतापी शासक, शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो आपको याद रखना है रुद्रदामन था भाई, रुद्रदामन। और क्या याद रखेंगे, मैंने आपको बताया था कि इसने जो है सातवाहन वंश जो थे, सातवाहन शासक जो था जिसका नाम था पुल्लुमाची, उसे क्या कर दिया था, हरा दिया था इसने। तो ये बातें भी मैं आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ। ठीक है, रुद्रदामन का एक क्या मिलता है, अभिलेख मिलता है, रुद्रदामन। ये वही रुद्रदामन है
रुद्रदामन कौन सा रुद्रदामन है? जिसने गिरनार की पहाड़ियां, गिरनार का है आपका गुजरात में, गिरनार की पहाड़ियों में एक अभिलेख है इसका मिलता है, जो कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलता है जूनागढ़ अभिलेख से कि इसने जो थी वो सुदर्शन झील का दूसरी बार क्या करवाया था? जीर्णोद्धार कराया था, जीर्णोद्धार या फिर इसको मरम्मत बोल सकते हो आप। मरम्मत किसने कराई थी आप कहोगे? ये कराई थी मरम्मत, या फिर इसको ठीक करवाया था, जो टूट फूट इसके अंदर हुई थी उसको ठीक करवाने का काम किया था किसने? रुद्रदामन ने। ये शकों का सबसे प्रतापी शासक हुआ करता था। इतनी बातें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट जो है आपको याद रखना है, पहली बार किसने जो है वो पहली बार सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? तो आप याद रखेंगे, मैंने आपको नाम बताया था स्कंदगुप्त ने। तो ये भी आपको अच्छी तरह से पता है। अच्छा, और क्या बात याद रखनी है आपको? बातें याद रखनी है भाई कि ये जो रुद्रदामन है, रुद्रदामन जो है, इसने जो अभिलेख लिखवाया था, अभिलेख था इसका कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख। याद रखना, इसकी कई बार लैंग्वेज पूछ ली जाती है, कौन सी लैंग्वेज में है? तो आप याद रखेंगे, आपको मैंने बताया था कि इसकी जो लैंग्वेज रही है ना, वो है संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। क्या है? एक अभिलेख है। तो चलिए, ये भी आप इंपॉर्टेंट बातें सारी की सारी याद रखनी है। भारत का पहला जो है वो अभिलेख जो संस्कृत में है। ये सारी बातें एज इट इज याद करेंगे तो आप लोगों को एक अलग ही आनंद आने वाला है, और अलग ही आपकी जो तैयारी है उसमें चार चांद लगने वाले हैं। तो चलिए, ये बातें आपके समझ में अवश्य आई होंगी, और इसके बाद की जितनी भी बातें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे भाई। तो आज के लिए ये वीडियो इतनी काफ़ी है। आप सभी जो है लगातार मेहनत करते रहिए, इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, और सफलता आपके कदम जो है वो एक दिन अवश्य चूमेगी। चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।